आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। तो शुरू करते हैं। मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर भी अपने मन की बात को स्पष्ट करता है। इन दोनों का मूल आधार क्या है? भाषा। भाषा ही तो है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। ठीक है, भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। चाहे हमें लिख के अपनी बात बतानी हो या बोलकर, हमें भाषा की तो ज़रूरत होती ही है। आगे क्या लिखा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी कि भाषा क्या है। अगर भाषा ना हो, भाषा एक तरह से माध्यम है हमारे बोलने का, सुनने का या लिखने का, पढ़ने का। ठीक है, आगे है कि भाषा के दो रूप होते हैं। अच्छा, खुद सोचो कि भाषा के कितने रूप हो सकते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा बोलना और लिखना, तो भाषा के दो रूप ये रहे, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। आगे लिखा है, अब हम मौखिक और लिखित दोनों की ही परिभाषाओं को पढ़ेंगे। तो मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप ले लेता है। बहुत आसान है। अगर व्यक्ति अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर प्रकट कर रहा है तो इसका मतलब कि वह भाषा का मौखिक रूप इस्तेमाल कर रहा है। अगला प्रकार है लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, अगर हम लिख के अपने विचार और भावों को प्रकट कर रहे हैं या बता रहे हैं तो वो लिखित भाषा हुई। ठीक है, तो भाषा और उसके दो प्रकार, ये तो समझ आ गया। आगे चीज़ आती है लिपि। ठीक है, अगर हमें भाषा को बोल के बताना है तब तो लिपि का हमें लिपि वहाँ पे इतनी इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन जब बात होती है लिखित भाषा की, कि हम लिख रहे हैं किसी भाषा को, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो हमें लिपि की आवश्यकता होती है। देखते हैं कि लिपि क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा है, भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जब चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे लिपि कहलाती हैं। ठीक है, भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों, अब जब भी हम कुछ भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, तो हम कुछ ध्वनियाँ अपने मुंह से निकालते हैं, ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और ये मौखिक होती हैं। लेकिन जब हम इन्हें चिन्हों द्वारा व्यक्त कर देते हैं, इन्हें कोई चिन्ह साइन दे देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? लिपि। और लिपि की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। चलो लिपि की परिभाषा देखते हैं कि लिपि क्या है। तो आगे लिखा है, किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। इन शॉर्ट आप ये वाली लाइन बता सकते हैं लिपि के लिए कि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं। दूसरी बात कि भाषा अलग अलग है, साथ ही उनकी लिपियां भी अलग अलग होती हैं तथा उन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। उनके नाम भी अलग होते हैं। जैसे कि हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। आपको पहले से ही पता होगा कि जो हमारी हिंदी भाषा जो हम बोलते हैं उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। और अब हमें पता चल गया है कि संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। तो आगे कुछ प्रसिद्ध भाषाएं और उनकी लिपियों के नाम दिए हुए हैं, चलो उसे भी पढ़ लेते हैं। हिंदी, संस्कृत और मराठी, इन तीनों भाषाओं की लिपियां क्या है? देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू और फारसी की फारसी, अरबी की अरबी, बंगला की बंगला, रूसी की रूसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश, इन चारों ही भाषाओं की लिपि क्या है? रोमन। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत विविधता का देश है। यहाँ पे तरह तरह के विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, तो यहाँ भाषाएं भी अलग अलग बोली जाती हैं, जिसमें से कि कुछ ये रही, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो,
डोगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मलयालम, नेपाली, मराठी। इस प्रकार अब भारत में निम्नलिखित 22 भाषाओं का प्रचलित है। कितनी भाषाएं हैं हमारे भारत में? 22 भाषाएं। ठीक है, आगे लिखा है कि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। जो हिंदी भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं या मैं जो बोल रही हूँ हिंदी भाषा, उसकी जननी कौन है? संस्कृत भाषा। इसीलिए तो दोनों भाषाओं की लिपि भी सेम है, देवनागरी। आगे देखो, 14 सितंबर 1949 को हिंदी संविधान में भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। वैसे तो हमारे देश की कोई एक भाषा नहीं है, सबकी अलग अलग है, लेकिन राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को शामिल किया गया। ठीक है, अब क्या है, भारत के अधिकांश हिस्सों में यही भाषा बोली जाती है और समझी जाती है। आप जानते हैं कि हिंदी ही ज़्यादातर देते हैं हम, तो हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अब एक होता है उपभाषा और बोली, इन्हें भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पूर्वी, देखो भारत को ऐसे ना डिवाइड कर दिया जाता है कि इधर पूर्व की तरफ जो राज्य हैं वो पश्चिमी या राजस्थानी, तो हिंदी को भी बोलने का ना उनका अपना अपना अंदाज होता है और वो उन्हें अपनी बोलियां दे देते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे कि पूर्वी हिंदी, वहाँ पे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। देखो बोलियों के नाम अलग अलग दिए हैं लेकिन ये जुड़ी हुई हैं हिंदी से। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी हिमाचली। आगे लिखा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में है खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रिज भाषा। बिहारी हिंदी, यानी बिहार के क्षेत्र की बात हो रही है, वहाँ पे हिंदी और कौन सी बोली में बोली जाती है? भोजपुरी, मैथिली और मगही। आगे देखो, ये सब बोलियां तो हमने पढ़ ली, लेकिन बोली की क्या परिभाषा होती है वो भी देख लेते हैं। बोली, सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को ही बोली कहा जाता है। यानी भाषा का वह रूप जो सिर्फ सीमित क्षेत्र में बोला जाए, मतलब बहुत बड़े एरिया में ना बोलकर सीमित क्षेत्र में बोले जाए, उसे हम बोली का नाम दे देते हैं। अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, ये कोई ऑर्गेनाइज भाषा नहीं होती है, लेकिन एक स्थान पर जहाँ लोग रहते हैं वो आपस में बोलना चालू कर देते हैं, फिर वो जो अल्प विकसित रूप होता है भाषा का, उसे ही बोली कहते हैं। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। ठीक है, बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। अब इसका व्याकरण क्या होता है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं ना। हिंदी व्याकरण के अंदर संज्ञा, सर्वनाम और अब भाषा, लिपि, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि व्याकरण क्या होता है। ये देखो, व्याकरण की परिभाषा भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो व्याकरण क्या होता है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखना। अगर हमें व्याकरण ना पता हो तो क्या हम भाषा को शुद्ध रूप में लिख पाएंगे? हमें वाक्य बनाना ही नहीं आएगा, हमें मात्राएं ही नहीं आएंगी। पढ़ना और बोलना सिखाने वाला जो हमें ये तीनों चीज़ें सिखाता है ना, शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना, इसी शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है।